हेलो, कैसे हो आप साहब। तो हम आ चुके हैं आज लेक्चर नंबर 4 लेके, और आज हम करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन का एक्सेलरेशन के ग्राफ्स और रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होता है एक्सेलरेशन के ग्राफ्स, कैसे होते हैं, कैसे डिराइव किया जाए। साथ ही साथ हम आज करने वाले हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में कि नहीं देखा, देख के आओ फटाफट, जल्दी जल्दी भाग के फटाफट देख के आओ। हाँ, मैंने बताया था, क्या बताया था लास्ट वीडियो के लास्ट में क्या बताया था। मैंने बताया था ना कि मोशन इन अ प्लेन के जो 3 इक्वेशन आते हैं काइनेमेटिक के, वो भी डिराइव करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। और रिलेटिव मोशन क्या होता है कि अगर आपको आपके दोस्त को पकड़ना है मतलब ऐसा चोरी वोरी करते हुए नहीं, कि अगर वो चल के जा रहा है तो आपसे आगे चल रहा है, आप पीछे चल रहे हो, तो अगर आपको उसको पकड़ना तो कितनी तेज चलना पड़ेगा, आपकी क्या रिलेटिव वेलोसिटी, क्या आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या आपकी रफ्तार होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। समझ में आया? तो डाल लीजिए हेडिंग लेक्चर नंबर 4। ये क्या मैंने करके रखा है? अच्छा, ये तो मैंने जूम करके ले किया गया था कैमरा में जूम। अकेला रिकॉर्डिंग करता हूं ना, तो मैंने अपना नाम लिखा, वो एक्चुअल में इसीलिए लिखा गया है कि लास्ट टाइम एक बार मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग चालू कर दी तो पूरा ब्लर आ गया था, मेरे को वापस रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। इसके लिए मैं आजकल नाम लिख देता हूं मेरा हर जगह पे, हर कोने में, और फोकस हो जाता है वो। मोशन इन अ प्लेन लेक्चर नंबर 4, तो इसीलिए लिखा था मेरा नाम, और कुछ नहीं लिखा है उसमें, वाई ही लिखा था। चलिए शुरू करें। मोशन इन अ प्लेन के आज हमारे पास जो चर्चा करने का विषय था, वो चर्चा करने का विषय था एक्सेलरेशन के ग्राफ। सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन के ग्राफ पे जाने से पहले आपको पहले ये बातें जाननी है कि कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक्सेलरेशन के 2 प्रकार होते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसके ग्राफ के हिसाब से हम कैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मान लो मेरे पास अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स हैं, और आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको आखिरी में करेंगे। बना ही ले क्या? बना लेते हैं यहां पे। चलो, ये 4 ग्राफ हमें पढ़ने हैं आज की दुनिया में, आज के समय में। सबसे पहला जो ग्राफ आता है, ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो ग्राफ आता है, मान लीजिए ये है ओरिजिन, मान लीजिए ओरिजिन O, 0,0, आपको जो बोलना हो वो बोलो। यहां पे हम लेते हैं वेलोसिटी, यहां लेते हैं समय, वेलोसिटी सॉरी। अच्छा, तो यहां से अभी मैं एक काम कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं ये कोई एक पॉइंट पकड़ लेता हूं, ठीक है। उस पॉइंट पे अब टाइम तो जाहिर सी बात है, देखिए टाइम है ना, किसी के लिए कभी रुका नहीं और ना रुकेगा, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, टाइम हमेशा चलता रहता है, इसीलिए सबको टाइम की कदर है। हाँ, तो मान लीजिए एक फिक्स वेलोसिटी पे टाइम इंक्रीज होते जा रहा है। फिक्स वेलोसिटी मतलब मैं कह सकता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी पे। अब कांस्टेंट वेलोसिटी जब होगी तो ये तो टाइम तो इंक्रीज कर ही रहे। मान लो यहाँ पे कुछ टाइम था t1 और यहाँ पे कुछ टाइम हो गया t2। किसी का घर का नाम तो नहीं ना टीटू मामा, हाँ उस हिसाब से। तो यहाँ पे टाइम था t1, यहाँ पे नाम था t2। अब इस वाले में आप देख सकते हो ध्यान से, वेलोसिटी क्या है, मेरी वेलोसिटी है पूरी की पूरी कांस्टेंट, एक ऐसी वेलोसिटी चलते जा रही है, खाली उधर रुका हुआ है, वेलोसिटी फिक्स वेलोसिटी से चलते जा रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है। ऐसे केस में जब हम एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन आता कैसे ग्राफ से, तो एक्सेलरेशन आता है एक्सेलरेशन एरिया अंडर वीटी कर्व। अब वीटी कर्व क्या होता है? वीटी कर्व यानी वीटी का जो ग्राफ रहेगा, मैंने आपको बताया था वीटी क्या होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम आपको बताया था कैसे पढ़ना है, उसी प्रकार से सारे ग्राफ ऐसे ही पढ़ने हैं। हाँ, तो यहां पे जो ये एरिया आएगा, ये एरिया किसका आएगा? ये एरिया आएगा एक्सेलरेशन का। आप देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कोई फिक्स वैल्यू रहेगी, मान लेते कांस्टेंट है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है? v/t। तो कांस्टेंट वस्तु से अगर कोई भी चीज हम डिवाइड करते तो उसका आंसर क्या आता है? 0, क्या आता है? 0। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? 0 होगा। कैसा होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आई? पल्ले पड़ी? श्योर?
अब ये सर ये कांस्टेंट का मतलब समझा दो। कांस्टेंट का मतलब कि मान लो कि गाड़ी चल रही है, आपने अभी तो मतलब आप लोग को बहुत लोग आते हो गाड़ी चलानी, टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं आती चलाने, ठीक है, तो हम उधर जाएंगे भी नहीं। मैंने 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑन की है कि नहीं की है, हाँ मैंने कर दी, मैं भूल बहुत जाता हूँ। हाँ, तो मेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं है। दूसरी बात, आप लोग को मेरे ख्याल से आती रहेगी, बहुत लोगों को आती रहेगी, बहुत लोग को नहीं आती रहेगी, तो जिनको आती है जिनको नहीं आती वो लोग भी सुनिए। जब हम अक्सर गाड़ी चलाते थे ब्रूम ब्रूम, दोनों हाथ तो नहीं होता, देखा मेरे को बोला मेरे को नहीं आती, इसलिए मैं दोनों हाथ से कर रहा था ब्रूम ब्रूम। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अभी वो 2 व्हीलर हो सकती है, 4 व्हीलर हो सकती है, कोई भी गाड़ी हो सकती है। जब एक पर्टिकुलर ऐसे एक पर्टिकुलर हम उसको रेस दे देते हैं, रेस बोलते हैं ना, ऐसे एक्सेलरेट कर देते हैं, उसमें वो गाड़ी चलती रहेगी। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर से, और वो फिक्स वैल्यू आप चलते रह रहे हो 50 किलोमीटर से चलते रह रहे हो, तो वो आपकी फिक्स वेलोसिटी होगी। टाइम बढ़ते जा रहा है, पहले 1 सेकंड पे आप चला रहे थे 50 किलोमीटर, अगले 1 सेकंड में चला रहे हो 50, फिर 15 सेकंड बाद देखा तभी भी आप 50 किलोमीटर चला रहे थे। टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी आपने क्या रखा है, वही 50 किलोमीटर पर आवर। जब आप 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाते हो, तो यहाँ पे देखो शब्द मैंने क्या यूज किया, रफ्तार, रफ्तार मतलब वेलोसिटी। तब यहाँ पे आपने कोई भी प्रकार का वापस भ्रुम भ्रुम नहीं किया। अगर आप भ्रुम भ्रुम करते तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तब जाके एक्सेलरेशन चेंज होता है। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, भ्रुम भ्रुम करना। तो ऐसे आप भ्रुम करते हो, वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, जैसी वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा, तो गाड़ी ऐसे फटाक करके चल जाएगी इस हिसाब से, ठीक है। अब मान लो दूसरा केस, ये दोनों ग्राफ भी आपको आ जाएंगे, मतलब ये समझ गए ना आपने भी जो समझाया, तो आप ये दोनों ग्राफ आ जाएगा। अब मान लो आपने क्या किया, वो भ्रूम करने की जगह आपने 50 किलोमीटर की पर आवर से गाड़ी चल रही थी, उसको छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, एक्सेलरेटर तो वापस चला जाएगा, मतलब वो ऐसा आपने देखा रहेगा गाड़ी में ऐसा करते हैं फिर छोड़ते तो वापस चला जाता है। बचपन में बहुत क्या रहेगा ना, अरे ये देखो ये ऐसे घुमाते तो ये वापस चला जाता है अपनी जगह पे, जादू दिखा रहेगा अपने दोस्तों को, हाँ वैसा ही। तो जब वो वापस जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने वेलोसिटी कम कर दी। अब वेलोसिटी एक झटके में ऐसा नहीं है कि गाड़ी चल रही है आपने छोड़ दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कैसा होता है वो जानिए। आपने ऐसे उसको छोड़ोगे तो गाड़ी धीरे 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 करते करते अपनी स्पीड कम करती जाएगी, 49, फिर 48, फिर 45, फिर 40, ऐसे धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करती जाएगी। जैसे धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि गाड़ी को पीछे से कोई बुला रहा है? पीछे से बुला रहा है मतलब है समझने के लिए, कौन बुला रहा है? जैसे कि मान लो आप गाड़ी चला रहे थे, साइकिल चला रहे थे, और आपके दोस्त ने उसको पकड़ के रखा पीछे से करके। अब जैसे उसको पकड़ के रखा, मतलब आप साइकिल आपको आगे जानी थी लेकिन आप चल नहीं पा रहे हो, आपके दोस्त ने क्या किया, साइकिल को पीछे खींच लिया, और जैसे ही पीछे खींचा आपकी साइकिल को, साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ही पीछे खींचा तो आपका एक्सेलरेशन कहाँ हो गया, पीछे की तरफ। उसी प्रकार से गाड़ी में भी कुछ होता है। तो गाड़ी में जो आप रेस छोड़ देते हो तो क्या होती है, धीरे 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 स्पीड कम करना चालू करती है, मतलब कि धीरे धीरे वो रफ्तार अपनी क्या होती है, कम करते जाती है। जब रफ्तार कम होती है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों? बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और उसी का दूसरा नाम है रिटार्डेशन। क्या नाम है? रिटार्डेशन। आओ समझते हैं। अभी बहुत बता दिया मैंने, चलो। तो मान लो ये मेरे पास था, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक। मान लेते हैं इस पॉइंट पे, यहां से मैंने ये v0 था, तो यहाँ पे भी टाइम में मान लेता हूँ t0, और यहाँ से ये मैं इधर पे ले लेता हूँ, अरे ये तो ग्राफ छोटा पड़ गया, हाँ यहाँ पे मान लेता हूँ v, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ t। आप देख सकते हो ये जो एरिया है, इसमें ये जो x, ये जो वेलोसिटी है वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। जब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो हम कह सकते हैं स्लोप क्या आ जाएगा, कल मैंने आपको निकालना सिखाया था। स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, तो यहाँ से छोटा सा हिस्सा कट करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे थीटा मान लिया, तो यहाँ से छोटा सा हिस्सा कट करना, यहाँ पे थीटा मान लिया। जब यहाँ पे थीटा मानते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लेते हैं v के बराबर अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, t के बराबर। v अपॉन t क्या होता है? एक्सेलरेशन। ऐसे निकालते हैं। और स्लोप क्या है? उसका कितनी ढलान है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हो रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
कौन सा हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगला वाले ग्राफ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो कुछ ऐसा था, तो मैं मान लेता हूं पहले मेरी वेलोसिटी थी कुछ यहाँ पे v नॉट, और उसके बाद मेरी कुछ वेलोसिटी हो गई v, तो यहाँ पे टाइम भी t नॉट, यहाँ पे टाइम भी t। आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये कंटिन्यूअस डिक्रीज होते जा रही है। डिक्रीज होने का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी कम करते जा रहे हैं। जब वेलोसिटी हम कम करते हैं तो क्या होता है, वहां पे एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव क्यों हो रहा है, बिकॉज ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ध्यान रखिए वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, टाइम नहीं, टाइम नहीं। ये वाली वस्तु जो y पे थी, y वाली वस्तु जा रही है नेगेटिव में। टाइम तो ऐसा है, टाइम ऐसा है, टाइम इस तरफ है, और ये है y वाली वस्तु। तो इस प्रकार से है ये दोनों की दोनों चीजें, y वाली वस्तु और टाइम, ये इस प्रकार से दोनों की दोनों चीजें। ठीक, अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। क्या नाम है, रिटार्डेशन। नोट कर लो फटाफट, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, अच्छे बच्चों की तरह। एक तो ये कुपड़ू कुपड़ू बहुत गिर जाती है मेरी, चलो फटाफट फटाफट। कर लिया, चलो। जराती रफ्तारें हैं, आगे बस मंजिल में, पीछे हवाएं, बेकरार करके हमें चाहिए। चलिए भैया, अब अगला ग्राफ सीखने चलते हैं। अब अगले ग्राफ में हमें थोड़ा सा है ना ये चाहिए रहेगा। सर ये क्या, आता माजा सटकली, नहीं नहीं, आता माझी सटकली, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। अब हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ बनाते हैं। अरे सर ये क्या बना दिया, आपको नहीं लगता आपकी ड्राइंग खराब है? नहीं नहीं बउआ, वो वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट पहले कट करेंगे। मान लेते हैं ये एक पॉइंट, मान लेते हैं ये एक पॉइंट, तो इधर से इधर, इधर से इधर। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट बी। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो हम लोग चीज़ें करने जाने वाले हैं वो हम करने जाने वाले हैं किसके बारे में चर्चा करेंगे? अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे केस में जब एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है। जब वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है तो उस केस में क्या किया जाए, उस केस में कैसे किया जाए सॉल्व? तो जब वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसका हमें निकाल नहीं सकते एक्सेलरेशन। क्यों नहीं निकाल सकते वो भी जानिए। क्योंकि हर एक पॉइंट पे आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और होगी, इस पे कुछ और होगी, 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 कुछ और होगी। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ और वेलोसिटी होगी। तो ऐसे केस में हम लोग बुलाते हैं हमारे सबसे चहीते दोस्त, जिसका नाम है क्या, नेवला। क्या नाम है? नेवला। सर ये नेवला क्या होता है? आप मेरे दोस्त की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, नेवले आपके दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग इसको बुलाएंगे नेवले को। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। तो अगर मेरे को एरिया निकालना है उसके अंदर का, इसके अंदर का ग्राफ का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मेरे को करना रहता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। सर अभी तक तो आप वेलोसिटी को डिवाइड कर रहे थे टाइम से, अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या चल रहा है सर? जब हम लोग इसका एरिया निकालना रहता है इंटीग्रेशन की मदद से, तो वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। सवाल ये है ये टाइम डी टी क्या है? तो डी टी मान लो ये कोई मेरा पॉइंट मिला और यहां पे सबसे छोटा टाइम, सबसे छोटा टाइम उसको हम कहते हैं डी टी। क्या कहते हैं उसको हम? डी टी। ठीक है, अब यहां पे आप डी टी ले लो, टी नॉट ले लो, आपकी मर्जी, आपको जो लेना है। बस अब अगला ये है, मान लो यहां पे था टाइम t1, यहां पे था टाइम t2। ध्यान से सुनिए, मैंने करवाया ये भी इंटीग्रेशन वगैरह कैसे करते हैं। यहां पे टाइम t1, यहां पे टाइम t2।
अब इंटीग्रेशन करना है तो कहां से कहां तक करें ये भी तो पता होना चाहिए। ऐसे हमको हम कहते हैं लिमिट, तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी, t2 से t1 तक, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी, लिमिट आएगी t2 से t1 तक, या फिर आप इसको कह सकते हैं t1 टू t2। लिमिट कहां से कहां तक आएगी, t1 से t2 तक। लिमिट कहां से कहां तक आएगी, t1 से t2 तक। ठीक, अब जब हमने लिख लिया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो जरा पीछे आप पन्ना पलटो अपने नोट्स में। वेलोसिटी का मैंने लिखवाया था dx बाई dt होता है, लिखवाया था dx बाई dt होता है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, तो यहां पे मैं पुट करता हूं dx बाई dt इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2, तो और यहाँ पे dt तो पहले से ही था, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, dx इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2। इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है x t2 माइनस x t1। सर ये कहाँ से आया आप बताते हैं। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, t1 से t2 तक, t1 से t2 तक। अच्छा, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो x t2 माइनस फिर लोअर लिमिट x t1, ऐसे करके आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करके आ जाएगा। अब सवाल ये है इसमें x क्या है सर, तो x होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट, कितना दूरी कवर किया, x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट कितना दूरी कवर किया उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। टाइम क्या है, उस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट था, ऐसे कि मान लो 5 मिनट में 10 मीटर चला, फिर 15 मिनट में 100 मीटर चला, तो उसको हम क्या कहेंगे, कितने मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उस हिसाब से सारा का सारा आ जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम t1 टू t2, फ्रॉम टाइम t1 टू t2। चलो नोट डाउन करिए फटाफट। और अब हम एकदम मजेदार वाली चीज करेंगे। सर कौन सी सर, मजेदार वाली चीज अपनी वो क्या कहते हैं उसको, मैं क्या कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं ना, अच्छा नाम है ना। यस सर मेरे को याद आ गया, क्या याद आ गया, काइनेमेटिक की इक्वेशन। क्या, काइनेमेटिक की इक्वेशन। नोट कर लिया रहेगा। चलिए बहुत सिंपल है काइनेमेटिक की इक्वेशन। आइए तीनों आपको डिराइव करके दिखा देते हैं। खैर जिंदगी पहले मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, उस ग्राफ को आपको समझा भी देता हूं। मान लो ये है ग्राफ टाइम वर्सेस वेलोसिटी का, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ है। इसमें मैं मान लेता हूं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ रही होगी u। कितनी रही होगी वेलोसिटी, कुछ u। क्या किया मैंने, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u लिख लेते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू u। u का मतलब अभी मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे, कोई एक वेलोसिटी का मैंने टर्म दे दिया। फिर मैंने बोला क्या कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मान लेते हैं एट टाइम t वेलोसिटी को मैं मान लेता हूं कितना है v। सर ये इधर ही क्यों, इधर आएगा, जाहिर सी बात है इधर आएगा, ये मैं बनाऊंगा, आप देखोगे पूरा पूरा ग्राफ। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि एट टाइम t इज इक्वल टू t वेलोसिटी इज इक्वल टू v। ये सारी चीजें लेट में चल रही है। सर ये लेट क्या होता है, मान के चल रहे हैं। लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू u, लेट एट टाइम t इज इक्वल टू t एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू v। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को देखो, ये दोनों पॉइंट मिला के देखो, 0 और u वाला, तो ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो इसको कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन v और t, ये तो आपको शायद मेरे ख्याल से ग्राफ प्लॉट करना आता रहेगा, तो ये यहां से यहां तक जाएगा और इधर कहीं मिलेगा ऊपर,
और ये यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दिया, हाँ मालूम है नहीं है लेकिन आप मान के चलो, और ये यहाँ से यहाँ तक मैंने इधर से टच कर लिया। अब ये बन के आ चुका है ग्राफ। अब इस ग्राफ में आपको दो चीज़ें दिखाई देगी, अभी नहीं दिखाई देगी, बाद में दिखाई देगी, अभी मैं जब बनाऊंगा तब। अभी के लिए इतना बस जान के रखो। गया इतना कुछ था इसमें एकदम टफ वाला नहीं ना, एकदम तो सिंपल था। हमने क्या बोला, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी मान के चल रहे हैं u, और टाइम t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी कितनी मान के चल रहे हैं v, जो कि है यहाँ पे। ठीक, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आता है हम सबको पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुआ है बताओ जरा। मतलब बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0। सर ये कहां से आया, v माइनस यू टी माइनस 0। आगे देखिए, तो यहां से ये a की वैल्यू आ गई, तो a क्या आ जाएगा, v माइनस 0 अपॉन टी। सर यहाँ पे u है, u। तो a t इज इक्वल टू वी माइनस यू। अच्छा, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस ए टी। ये आ गई पहली इक्वेशन। कुछ पढ़ा है ऐसा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बचपन में कभी ना कभी। हाँ सर ये तो पढ़ा लग रहा है हमें, अभी आप समझ में आ रहा है ये सब आता कहाँ से है। बिल्कुल बिल्कुल, बस बहुत बहुत सिंपल वस्तु, इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग नामकरण कर देते हैं पॉइंट्स के। तो नामकरण कुछ इस प्रकार से करते हैं, मान लो ये है पॉइंट O, ये A, ये B, ये C। आपको ये कुछ क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 साइड होते हैं। तो या तो आपको अभी इसके अंदर का एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के बाद क्या आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, या तो आप एक और काम कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, अब आप देख सकते हो इसके 2 साइड अनइक्वल है, जिसकी 2 साइड मतलब ये स्ट्रेट है लेकिन ये तो टेढ़ा है ना, तो इसकी 2 साइड अनइक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो उसका फॉर्मूला लगा के हाफ इंटू पैरेलल साइड वगैरह लगा के हम कर सकते हैं। या तो सबसे सिंपल ये कर दो, कुछ दिखा, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, मान लो इसको पॉइंट दे देता हूं मैं, पॉइंट डी। तो अगर हम बात करें इन क्वाड्रिलेटरल, ओ ए बी सी, एरिया अंडर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया आता है क्या आता रहेगा, वो कुछ तो आपने पढ़ा था अभी, याद है, बस वही क्या आता है, अरे डिस्प्लेसमेंट बबुआ, क्या तुम भी ना इतना कंफ्यूज हो जाते हो बबुआ। कोई नहीं कंफ्यूज मत हो, हम तुम्हें क्लियर करेंगे। सुनो अभी ध्यान से, चलो क्वाड्रिलेटरल ओ ए, कौन सा, ओ ए बी सी, ठीक है। तो यहां पे अगर मेरे को एरिया निकालना है तो मैं 2 चीज कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। अब सवाल यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कैसे आता है, तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ को ऐसे कैसे रखो, बेस कितना है, तो देखो बेस 0 से t, मतलब कि बेस किसके बराबर है, t के बराबर। अरे यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, t है ना, तो यहां से क्या आ गया, t। अच्छा, अब मेरे को हाइट चाहिए, तो इसकी हाइट कितनी होगी ये पता करना है मेरे को, बीडी की हाइट। तो देखो जरा इधर जाओ, इसके लिए इधर मैंने इधर पॉइंट मार्क करवाया था। तो यहां से यहां तक की हाइट है u, यहां से यहां तक की हाइट है v। समझ में आया, यहां से यहां तक की हाइट क्या है u, यहां से यहां तक की हाइट क्या है v। तो अगर मैं बड़े में से छोटा माइनस करूं तो मेरे को यह आ जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस करूं तो मेरे को यह आ जाएगा, तो मतलब v माइनस यू प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी, ये इसकी ट्रायंगल रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो उसकी लेंथ है u और ब्रेथ कितना है t, तो u t कितना आया, u t।
अब क्या किया जाए, अब तो सर इसके आगे नहीं आता मेरे को। चलो अब इसके आगे हम सॉल्व करने पे आते हैं। अब इस वाली इक्वेशन को उठाते और इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। किसके टर्म में सब्स्टिट्यूट किया जाए? इसके टर्म में करते हैं। यू के टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। किसके टर्म में करते हैं? यू के टर्म में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो अच्छा चल, तो हाफ इंटू टी, जरा देखो इधर पे, इधर पे देखो, v माइनस यू, उसका आंसर क्या है? ए टी प्लस यू टी। तो इसका क्या आ जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस हिसाब से आ गया दूसरी इक्वेशन भी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ा है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके अंदर का एरिया आपके टेक्स्ट बुक में साफ साफ लिखा है कि एज वी नो द एरिया अंडर द कर्व इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर का क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्लोप जो होगा, ध्यान से, जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा? वो एक्सेलरेशन होगा। स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। लेकिन एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब एक छोटा सा और काम करना है, फिर खत्म हो जाएगा। चलो अब हम बात करते तीसरे इक्वेशन की। तो वो कैसे आएगा? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि वेलोसिटी v एवरेज की अगर मैं बात करूं तो v एवरेज क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। s का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको इधर भेजेंगे तो s क्या आ जाएगा? v एवरेज इंटू टाइम। इतनी चीज दिख रही है, v एवरेज इंटू टाइम। अब किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? तो एवरेज निकालने का आपको तरीका पता है कि सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये क्या आ जाता है? एवरेज किसी भी चीज का। तो यहां पे देखो v एवरेज, वेलोसिटी एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे? तो ये दो वेलोसिटी हमें पता है अलग अलग, दोनों को ऐड करेंगे और कितनी है? 2 है। तो यहां से आ जाएगी मेरे ख्याल से v प्लस यू बटे 2 इंटू टी। ये कहां से आया वो समझ में आया? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो 2 थी अलग अलग वेलोसिटी, एक v और एक u, और कितने से डिवाइड किया? 2। क्यों? बिकॉज 2 थी अलग अलग, इस वजह से। अब क्या किया जाए? अब हम उठाते हैं यहां पे, थोड़ा यहां पे चेंज फार करते हैं। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहां से t का वैल्यू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। दिखाइए सबको, इधर नीचे भेजा तो ये आ गया। t की जगह पे वो पुट करते हैं, तो v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन ए, और साथ में यहाँ पे 2 तो था ही, ये s का फॉर्मूला। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जरा देखो, ये हमने पढ़ा है बचपन में, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसको उधर भेजो तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया हमारे पास तीसरा इक्वेशन। अब यहां पे जब हम मान लो कि कोई एक बॉडी को थोड़ा हमारे क्या बोलते हैं टेरेस वरेस पे जाके गिराए ऐसा नीचे की तरफ, तो इधर पे गिराने पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स या एक्सेलरेशन की बात कर ले हम लोग, तो फोर्स तो कुछ मतलब एक्ट करेगा नहीं, मतलब फोर्स तो होगा मास और उसका एक्सेलरेशन। सवाल ये है एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कुछ एक फोर्स जो इसको अपने ऊपर ही रखना चाहेगा वो सिर्फ कौन सा होता है? एयर। वो कौन सा होता है? एयर। कौन सा फोर्स होता है? एयर होता है सिर्फ। मतलब अगर मैं नीचे गिर रहा हूं तो मेरे को ऊपर कौन ढकेलेगा? एयर ढकेलेगा। इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप पेपर लेना एक, और पेपर को जब आप छोड़ते हो तो वो एकदम ऐसे लल होके गिरता है। पेपर को अगर मैं यहां से छोड़ू तो देखना, ये देखो
कैसे एकदम धीरे धीरे करके गिरा, दिखा, ये देखो यहां से, ये देखो, देखा 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 देखा, अरे क्या चला गया, कैसे एकदम धीरे धीरे गिरा। लेकिन अब इसी पेपर को मैं अगर ऐसा क्रश कर दूं और अब इसको मैं छोड़ू, इसी पेपर को मैंने क्रश कर दिया और मैंने क्या किया, ऊपर से छोड़ा कुछ इस प्रकार से, कितना जल्दी नीचे गिरा। दोनों में आपने देखा, मैंने कोई वीडियो स्लो नहीं किया है, वरना लोग बोलेंगे वीडियो स्लो करके दिखा रहे हो। होता क्या है ना कि जब सरफेस एरिया बड़ा होता है तो एयर भी ज्यादा लगती है। सरफेस एरिया हमने इसका छोटा कर दिया क्रश करके, तो फटाक से नीचे गिरा। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है कुछ मीटर की हाइट तक क्या होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं हम। इसीलिए एक्सेलरेशन जो लगता है, किस पे लगता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लगता है उस बॉडी पे, उसको हम कहते हैं इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब धरती माता, और वो कितना होता है हम सबको पता है, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको सॉल्व करने का हम लोग कितना मान के चलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये होता है सारा का सारा टर्म या टर्मिनोलॉजी, जो आप समझो पूरा का पूरा आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कंसर्न है, वो कंसर्न है हमारा किसके साथ, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन मजेदार टॉपिक है। तो आप कभी कभी ट्रेन में बैठे रहोगे तो आपने देखा रहेगा कि आपके बगल में जो ट्रेन चल रही है पैरेलल में, मतलब आपके साथ साथ जो चल रही है ट्रेन, ऐसे आपने देखा रहेगा उस ट्रेन की स्पीड स्लो होने के बाद भी वो ट्रेन आपको ओवरटेक कर जा रही है। आप जिस ट्रेन में उसकी तो स्पीड बहुत है, लेकिन ये जो ट्रेन आपके बगल में चल रही है वो फिर भी आपको ओवरटेक कर रही है, वो इतनी स्लो से चल रही है। दूसरा केस आपने ये देखा रहेगा कि आपकी ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन ऑपोजिट में जा रही है, तो वो इतनी फास्ट जाती है, इतनी फास्ट जाती है कि हम उसको ऐसा एक झटके में खाली से देख भी नहीं सकते, चक्राना चालू कर देते हैं। क्यों होता है ऐसा, रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब के किसी और के रिस्पेक्ट में आपकी कितनी रफ्तार है, किसी और के रिस्पेक्ट में आपकी कितनी रफ्तार है। जब पहले केस की बात करूं तो दोनों ट्रेन एक साथ जा रही थी, तो दोनों ट्रेन की स्पीड लगभग सेम थी। मान लो इसकी 100 किलोमीटर तो इसकी 102 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर एक साथ ही चल रहे थे पैरेलल में। जब पैरेलल में चल रहे थे तो इसका 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा था, 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर से कर देगा, ओवरटेक कर देगा। इसलिए हमें लगता है कि इतनी स्लो जाने के बाद भी ये फटाफट क्यों जा रही है हमसे आगे। दूसरे केस में क्या होता है कि आपकी ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही थी, दूसरी ट्रेन नीचे की तरफ, जमीन में नहीं, मतलब ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आपकी ट्रेन 100 किलोमीटर से जा रही है और मान लो ये भी 100 किलोमीटर से जा रही है, तो जब ये ट्रेन ऑपोजिट में जाती है तो ध्यान से सुनना क्या होता है, आपकी ट्रेन गई, ये दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है, तो इस ट्रेन में आप जिस ट्रेन में हो उसकी रफ्तार भी जुड़ जाती है, और जब रफ्तार जुड़ जाती है तो 100 किलोमीटर का हो जाता है 200 किलोमीटर। तो हमें देखने से लग रहा है भाई ये तो कितनी तेज चल रही है, लेकिन वो चल कितनी स्पीड से रही है, 100 किलोमीटर से। ऐसा होता क्यों है? ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, और अभी विस्तार में समझाएंगे। ठीक, अब आपका एक दोस्त, मान लो बबीता, आपकी महिला मित्र आगे चल रही है और गोलू भाई साहब पीछे पीछे चल रहे हैं। मान लो आपका नाम गोलू है, तो आप पीछे पीछे चल रहे हो, आपको बबीता को आवाज़ देना, लेकिन बबीता ने कानों में ईयरफोन घुसा के रखे हो, मस्त सुन रही है गाने, कौन से वो मोहम्मद रफ़ीक के गाने, कि तू प्यार है किसी और का, ऐसा कुछ गाने सुन रही है। अब बबीता चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, आप गोलू भी पीछे से आवाज़ दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, बबीता सुन नहीं रही है। तो गोलू क्या करेगा, गोलू करेगा बबीता को, मतलब गोलू ने पहचान लिया कि हाँ वो धीरे 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 चल रही है, तो गोलू क्या करेगा, अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देगा। जैसे ही वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देगा तो वो फटाफट 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 चलने लगेगा, और बबीता तो चली रही थी यहाँ से टिचिक 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 टिचिक, और ये फटाफट 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 चलते चलते उसको पहुँच जाएगा और उसको मिल लेगा। जैसे ही उसको मिलेगा बोलेगा अरे मैं तो तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा था, तुम सुनी नहीं मेरी बात है। तो फिर बबीता बोलेगी अरे मैं तो गाने सुन रही थी मोहम्मद रफ़ीक के कि तू प्यार है किसी और का। तो गोलू भाई साहब बोलेगा नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा ही हूँ। सर ये सब क्या बोल रहे हो? अरे नहीं 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 मतलब ऐसा नहीं, भाई बहन का भी प्यार हो सकता है ना, क्या तुम कुछ भी सोचते रहते हो, आओ टॉपिक पे आओ। तो यहाँ पे गोलू ने क्या किया, बबीता के रिस्पेक्ट में अपनी रफ्तार को तेज कर दिया।
अब जैसे यहाँ पे तेज किया तो फटाफट पहुंच गया उसके पास। ठीक, समझ में आई। अब इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका आता है। मैं फुकट में मतलब मेरा इतना अच्छा चित्र है ना, मैं इसको मिटाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, मिटाना पड़ता है। आओ समझाते हैं। बहुत सिंपल है। तो मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको पढ़ते कैसे है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी है। सर अभी भी नहीं समझा। ए की रफ्तार कितनी है बी के हिसाब से। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर मेरे को निकालना है इसका आंसर, तो सिंपल, जो पहला है उसको पहला लिखो, दूसरे को माइनस कर दो, खत्म। फिर क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको कैसे पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जो पहला है उसको पहला लिखो, दूसरा है उसको दूसरा लिखो, खत्म। ऐसे आंसर निकाले जाते हैं। इसके सवाल करवाएंगे एंड में सारे का। बहुत मजेदार सवाल आते हैं इसके, कि एक ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर से चिड़िया उड़ रही है, तो बताओ उस चिड़िया की रफ्तार कितनी होगी। बहुत ऐसे सवाल आते हैं। ठीक, अभी मेरे ख्याल से इतना सा कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही काफी है। रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गया, एक्सेलरेशन के ग्राफ खत्म हो गए। पढ़ लीजिए ध्यान से, एंड थैंक यू सो मच।